इजराइल की सेना गजा में हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन लगातार चला रही है। पूरे गजा में इजराइल की सेना हमास के सुरंग के जाल को बर्बाद करने में जुटी है। जुमे को इजराइल की K9 यूनिट ने दावा किया है कि उन्होंने गजा में हमास के सुरंगों का एक नया जाल का पता लगा लिया है। इस दावे को लेकर इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। इजराइल ने दावा किया है कि ईसा क्षेत्र में स्थित सुरंग के अंदर बहुस्तरीय संरचना कथित तौर पर भंडारण ठिकाने, कमान और नियंत्रण और विभिन्न क्षेत्रों के बीच गुर्गों की आवाजाही सहित कई उद्देश्यों को पूरा करती थी। आईडीएफ की K9 या डॉग यूनिट ने सैकड़ों मीटर लंबे सुरंग नेटवर्क का पता लगाया। इस इलाके में आईडीएफ ने ऐसी कई इमारतों को तबाह किया है जहां से हमास की ऑपरेट करने का शक था। मिशन के हिस्से के रूप में यिफ्ता बटालियन और लड़ाकू इंजीनियरिंग बलों के सैनिकों ने हमास मुख्यालय को निशाना बनाया और करीबी मुकाबले में बलों पर हमला करने का प्रयास कर रहे कथित आतंकवादी सेल को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन के नतीजे में हमास के कई गुर्गों का सफाया हो गया। आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को नष्ट कर दिया गया और महत्वपूर्ण भूमिगत सुरंग मार्ग की ओर जाने वाले कई शाफ्ट की खोज की गई। आईडीएफ की येहलोम यूनिट और ऑर्किड्स K9 यूनिट ने रणनीतिक सुरंग मार्ग की जांच की। इसे खत्म करने के लिए 99 डिवीजन के लड़ाकू इंजीनियरिंग बलों के साथ सहयोग किया। आईडीएफ के मैरोम ब्रिगेड की ऑर्किड्स K9 यूनिट द्वारा जारी फुटेज में व्यापक सुरंग नेटवर्क को दिखाया गया है, जिसमें कमांड और संचार कक्ष, ठिकाने, कंक्रीट बंकर और पानी और बिजली के लिए आवश्यक प्रतिष्ठान शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल गजा को व्यापक पैमाने पर सहायता पहुंचाने का आह्वान किया, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में अकाल की चेतावनी दी थी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत के बाद पहलवानों ने मायूसी जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद ब्रजभूषण पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली रियो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वहीं बजरंग पुनिया अपना पद्म पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर छोड़कर चले गए। अब पहलवानों की मुखालफत को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, कांग्रेस की गोद में बैठे इन पहलवानों के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं। अब उनके मुखालफत पर क्या मैं फांसी पर लटक जाऊं? देखिए, कुश्ती को एक ग्रहण लगा था। 11 महीने और 3 दिनों तक ये ग्रहण रहा। चुनाव हुआ और पुरानी फेडरेशन के प्रत्याशी संजय सिंह उर्फ बबलू को जीत मिली है। जीत भी 40 और 7 के अंतर से हुई। जो कुश्ती का काम है उसको अब आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। साक्षी के संन्यास लेने के फैसले पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, पहलवान अगर अभी मुखालफत कर रहे हैं या साक्षी ने अलविदा कह दिया है कुश्ती को, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसमें हम क्या उनकी मदद करें, आप बताइए। ये पहलवान जो 12 महीने से हमें गाली देने का काम कर रहे हैं और आज भी गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने का हक किसने दिया? आज वो चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस की गोद में जाके बैठे। दरअसल फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय सिंह पुराने अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं। उनकी जीत के बाद अब पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण के करीबी के अध्यक्ष बनने के बाद अब उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद और कम हो गई है। पंजाब और दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ शराब घोटाला मामले को लेकर उसके कई नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं अब लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाइयों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोगों की शिकायतों पर आप सरकार के अस्पतालों ने बेतरतीब ढंग से दवाइयां खरीदी। ये दवाइयां सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान फेल पाई गईं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से खरीदी गई अप्रमाणिक दवाओं को लेकर एलजी ने ये आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। बता दें, केजरीवाल को भेजा गया ये तीसरा नोटिस है। इससे पहले उन्हें 2 नवंबर और 21 दिसंबर को नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। ईडी ने अपने समन में कहा है कि तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए अगले महीने की 5 तारीख को आना होगा। ईडी ने तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में समन भेजा है। वहीं लालू यादव को बयान दर्ज करने के लिए अगले सप्ताह यानी 27 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में ईडी इसी साल 11 अप्रैल को तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है,
लेकिन ये पहली बार है जब ईडी ने लालू यादव को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये समन लालू प्रसाद परिवार के करीबी सहयोगी अमित कातियाल से पूछताछ के बाद भेजा गया है। उन्हें नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि कातियाल इस कंपनी के निदेशक थे जब इस कंपनी ने लोगों से जमीन हासिल की थी। बता दें कि इस मामले में कुछ महीने पहले ही चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को भी समन जारी किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इस मामले में 17 आरोपियों को कोर्ट ने समन जारी किया था। इस चार्जशीट में पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आरोपी बनाया था। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर से डराने लगा है। मुल्क में लगातार कोरोना वायरस मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 752 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,420 लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। आपको बता दें, देश भर में कोरोना के केस 4.50 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 325 लोग ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,420 है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2,998 था। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में केरल में 2 और राजस्थान, कर्नाटक में कोविड-19 से एक मरीज की मौत हुई है। वहीं डब्ल्यूएचओ का कहना है कि बीते एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट हुए हैं और 3,000 मौतें हुई हैं। हालांकि इस एक महीने के दौरान डेथ रेट 8% घटा है। इसका मतलब पिछले महीने कोरोना से 8% ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN.1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरिएंट के 23 मामले मिले हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने सावधानी बरतने के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या पॉल्यूशन वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही दूरी बनाने को भी कहा गया है। अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा एक मंदिर पर हमला करने की घटना पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, भारत के बाहर अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमारे दूतावास ने यहाँ की सरकार और पुलिस को शिकायत की है, जांच जारी है। हाँ, मैंने देखा था ये अब इसकी तो हम माने जो हुआ है ये आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। दिल्ली में हुई इंडिया इत्तेहाद की चौथी बैठक के बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि सूबे में अगले कुछ दिनों में सियासी उथल पुथल हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे तो उसके बाद जेडीयू ने 29 दिसंबर अपनी वर्किंग कमेटी और कौमी काउंसिल की बैठक एक साथ बुलाने का ऐलान कर दिया। बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जेडीयू पार्टी के कौमी सदर के ओहदे से हटा सकती है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, जिनके पास इस समय में कोई तंजीमी ओहदा नहीं है, वो जेडीयू के सदर का ओहदा संभाल सकते हैं। हाल ही के दिनों में लल्लन सिंह की लालू यादव के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। फिलहाल जेडीयू में 2 इम्कान हैं, जिसमें से एक ये है कि पार्टी किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए या तो नीतीश खुद पार्टी सदर बन सकते हैं, जो नीतीश के करीबी सीनियर नेता भी चाहते हैं। दूसरी कमान यह है कि नीतीश किसी ऐसे अन्य नेता को भी पार्टी सदर बना सकते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, लेकिन इससे पार्टी में अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार लल्लन सिंह के कामकाज के तरीके और खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उनकी बढ़ती नजदीकियों से नाराज हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि लल्लन सिंह
2024 का पार्लियामानी इंतखाब फिर से मुंगेर से लड़ने की ख्वाहिश थी, जहां से वो फिलहाल जेडीयू पार्लियामेंट मेंबर हैं और वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सियासी हलकों में ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह सहित पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने बैठक के दौरान नीतीश की कौमी अज़ाइम को सही तरीके से इंडिया इत्तेहाद के नेताओं के सामने नहीं रखा। जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को ब्लॉक के मुमकिना पीएम चेहरे के रूप में ऐलान किया, तो कुछ नेताओं ने सोचा कि क्या वो नीतीश की इम्कानात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाबालिग के साथ अस्मत दरी के मामले में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्दी असेंबली से बीजेपी एमएलए राम दुलार की असेंबली मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया है। असेंबली के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप कुमार दुबे ने इससे मुतालिक में एक इत्तला दी है। इसमें कहा गया है कि सोनभद्र जिला के 403 दुद्दी असेंबली हलके से एमएलए राम दुलार को एडीजे प्रथम की एमपी एमएलए कोर्ट ने कई दूसरे मामलों समेत पॉक्सो एक्ट मामले में मुजरिम पाया है, जिसके चलते 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा में 20 साल के कठोर कारावास के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 3 साल से ज्यादा कैद की सजा काटनी पड़ेगी। साथ ही धारा 506 के जुर्म में 2 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी नेता पर लगाया है। असेंबली की तरफ से जारी इत्तला में कहा गया है कि धारा 502 के तहत 5,000 का जुर्माना न देने पर 6 महीने के ज्यादा कैद में रहने का हुक्म दिया गया है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। ऐसे में राम दुलार 15 दिसंबर से असेंबली के लिए डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। 15 दिसंबर 2023 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम दुलार की जगह खाली हो गई है। मुंबई से शिवसेना यूबीटी पार्लियामानी मेंबर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अपोजिशन का काम है सवाल करना। अगर कांग्रेस ने सवाल पूछा कि सदन में लोग ऐसे कैसे घुस आए, तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? वजीर दाखिला इस बारे में बाहर तो जवाब देते हैं, सदन में जाकर बात नहीं करते। ये कौन सा लोकतंत्र है? कौन सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर प्रहलाद जोशी आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। अगर आपने ये हमारे सांसदों ने, हमारे जो साथी है कांग्रेस के, उसने अगर पूछा होगा कि अमित शाह सदन में आओ और जवाब दो कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से लोग कैसे घुस गए, ये देश के सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें गलत क्या है? गृह मंत्री जी को आना चाहिए था। गृह मंत्री इस बारे में बाहर बयान देते हैं और सदन में आकर बात नहीं करते। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? प्रहलाद जी को ये बात समझनी चाहिए।